अभिक्रिया है बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहाँ लागू होता है? जब हैलोजन अम्ल की क्रिया द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से कराई जाती है। द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब एल्कीन। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 है और बच्चों यहाँ पे आपका CH है और द्विबंध से जुड़ा हुआ है CH2। तो इसका नाम यदि आपसे कोई पूछे तो 3 कार्बन है मेथ एथ प्रोप, तो इसका बोल देंगे हम प्रोपीन, क्योंकि ये एल्कीन है ना, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपीन। इसकी क्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं, हैलोजन अम्ल मतलब HCl, HBr या HI, ये आपका हैलोजन अम्ल है। अब बच्चों जब ये हैलोजन अम्ल से संयोग करता है, कहने का तात्पर्य हैलोजन अम्ल की क्रिया हम द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से कराते हैं। तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हैलोजन अम्ल के 2 भाग हैं, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। हाइड्रोजन आपका धनात्मक भाग, ब्रोमीन आपका ऋणात्मक भाग। तो इसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। मतलब ये जो ब्रोमीन है बच्चों, ये कहां पर जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और जो आपका धनात्मक भाग है, धनात्मक भाग का मतलब जो हाइड्रोजन है कहां पे जुड़ेगा? द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो जब हैलोजन अम्ल का द्विबंध से योग होता है, सीधा ये योगात्मक अभिक्रिया है और योग करता है। जब योगात्मक अभिक्रिया में योग होता है तो भाई साहब ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। यहां पर देखिए आप लोग CH3 का CH3 कर दिया और बच्चों आपका यहाँ पे CH का CH कर दिया और यहाँ पे CH एक H जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और ब्रोमीन जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो चुका है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब हैलोजन अम्ल का द्विबंध से योग होता है, मतलब द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से योग होता है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। अभिक्रिया है बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हैलो एल्केन या हैलो एरीन बनाने की विधि है। इसमें अपन लेते क्या है? बसी अम्ल का सिल्वर लवण। बसी अम्ल का पहचान क्या है कि एल्किल या एरिल के साथ COOH जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए आपका एल्किल या एरिल है, R है यहाँ पे, और COOH। यदि H को हटा दिया जाए और यहाँ पर आपका सिल्वर जोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर का लवण कहला गया। बसी अम्ल होता कब? जब RCOOH होता। इस पर हम ब्रोमीन या क्लोरीन प्रवाहित कर दें। जैसे ब्रोमीन किसके उपस्थिति में ये क्रिया होती है बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपका जो Ag है वो एक Br के साथ AgBr के साथ अलग हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए R बचेगा बच्चों, इस एक Br को लेगा तो RBr बना लिया। हमने कहा जो Ag है वो Br को उठाया, AgBr बना लिया। बचा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कि बसी अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में, मतलब यहाँ पर आपका देखिए सिल्वर का लवण है, इसको अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बनाया, अर्थात CCl4 मिलाया तो इससे विलयन बन गया। इस पर क्लोरीन या ब्रोमीन हमने अभिक्रिया कराया तो एल्किल हैलाइड मिल गया। अब ये एल्किल हैलाइड हो गया। इसके जगह कोई एग्जांपल्स ले लो, जैसे यहाँ पर बच्चों आप R के जगह ले लो CH3 या C2H5, C2H5 COOAg हो गया। यहाँ पर आप ब्रोमीन ले लो या तो क्लोरीन ले लो, तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ही लेता हूँ। यदि टेम्परेचर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ही क्रिया होगी। तो Ag जो है वो Br को उठाएगा, बाकी C2H5 है बच्चों, ये Br वहाँ पे जुड़ ही जाएगा, बाकी आपका AgBr अलग हो जाएगा, ठीक, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये आपका हो गया हुंस-डीकर अभिक्रिया। लेकिन यहीं पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
हम जब एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, यदि आपके एग्जाम में आ गया हुंसडीकर अपक्रिया, तो हम कौन सी अपक्रिया लिखेंगे? तो आप लोग इसी अपक्रिया को लिखेंगे। वहां पे ये नहीं रहता कि आप एरिल हैलाइड बनाओ या एल्किल हैलाइड बनाओ। उसके जगह यदि आपको एरिल हैलाइड का लिखना हो तो थोड़ा सा मेथड चेंज कर देना। C2H5 की जगह C6H5 लिख देना। COOAG है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमीन रहने दो। किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बनाएगा क्या? C6H5Br, प्रोसेस वही है। बाकी AgBr के साथ AgBr बना लिया। और बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। सेम प्रोसेस है, मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में या एरिल हैलाइड बनाने की विधि में, दोनों में हुंसडीकर अपक्रिया है। बच्चों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि सर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो चीजें क्लियर है। बसी अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर को हमने मिलाया तो लवण बन गया। COOH होता तो बसी अम्ल होता, H हटाकर Ag जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया बच्चों? सिल्वर का लवण। इस पर हमने ब्रोमीन या क्लोरीन की अभिक्रिया कराई CCl4 के प्रेजेंस में, तो आपका एल्किल हैलाइड बन गया और ये एरिल हैलाइड है। ठीक है, इनका नाम कोई जानना चाहे तो जान लो भाई साहब। जैसे इसका नाम C2H5Br, तो ब्रोमो आपका 2 कार्बन है तो ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ये C6H5 है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम है आपका सिल्वर बेंजोएट। लिख लेना आप लोगों को सिल्वर बेंजोएट, ये नीचे वाला ये सिल्वर बेंजोएट है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग लिख लिया करो नाम। यदि दिक्कत हो तो बता दिया करो। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अभिक्रिया है बच्चों फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2023 में पूछा गया था। यह अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में प्रयोग करते हैं। वो भी कब? जब हम हैलाइड विनिमय कराते हैं, अर्थात एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड में बदलना होता है, तब ये हमारा हैलाइड विनिमय के नाम से फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इसको हम सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है, वो हट करके वहां से आयोडीन जुड़ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है हैलाइड विनिमय। मतलब एक हैलोजन परमाणु जो जुड़ा है उसे हटा करके दूसरा हैलोजन परमाणु जोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ RX, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, ये NaI है। किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों? या तो आप एसीटोन ले लो या तो आप मेथेनॉल ले लो। तो जो आपका R है, देखो R जो है वो I को लेकर के RI बनाएगा, क्योंकि हैलाइड विनिमय है, मतलब हैलोजन परमाणु एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा है वो आपका यहाँ पे Na ले जाएगा, NaX। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, C2H5 है, ठीक है, और X के जगह क्लोरीन है। सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से हैलोजन विनिमय होगा। हैलोजन विनिमय का तात्पर्य यह है कि हैलोजन परमाणु बदल जाएंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो जब बदलेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे C2H5 है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा था तो इस बार आयोडीन जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया, क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। और Na के साथ Cl जुड़ गया तो आपका बन गया NaCl। अब C2H5 हमने यहाँ पे एथिल क्लोराइड लिया था, आप कोई दूसरा यौगिक भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि भाई साहब इसी को ही लें, जरूरी भी नहीं है भाई साहब, आप दूसरा कोई यौगिक ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं CH3 बच्चों और Br ले लिया। सोडियम, ये जरूर कंपलसरी है कि सोडियम आयोडाइड के साथ ही क्रिया कराएंगे। अब कहोगे सर मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, ये आपका मेथेनॉल है एल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? CH3I बना देगा और बच्चों यहाँ पे NaBr बनाएगा। अब आप ही देखो हर एक अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु का विनिमय हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पर X और I के बीच विनिमय हुआ है, क्लोरीन और आयोडीन के बीच विनिमय हुआ है, मतलब सोडियम के पास आयोडीन था तो इसने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर जो आपका C2H5 एथिल ग्रुप था, एथिल के साथ आयोडीन जुड़ गया। इनका नाम, जैसे इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड,
इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल आयोडाइड, इसका मेथिल आयोडाइड। तो यहाँ पर हैलाइड विनिमय क्यों कहलाता है अभिक्रिया? क्योंकि हैलोजन परमाणु एक दूसरे से बदलते हैं, तो यह अभिक्रिया हैलाइड विनिमय है। वैसे यहाँ पर हमने देखा कि एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एल्किल हैलाइड बदल जाता है। तो ये हो गया फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। अभिक्रिया है बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जिसे विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया से आपका ईथर बनता है और यह एक प्रकार से ईथर बनाने की अभिक्रिया है, साथ में एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। हम एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए बच्चों, सोडियम एल्का ऑक्साइड क्या है? आपका एल्का मतलब एल्किल ग्रुप, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सोडियम मतलब Na। तो ये बन गया बच्चों सोडियम एल्का ऑक्साइड। RONA है क्या? सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। एल्किल मतलब R हो गया, कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। X मतलब हो गया हैलोजन परमाणु, तो आपका एल्किल हैलाइड हो गया। जब ये अभिक्रिया होती है बच्चों, तो सिंपल यहाँ से Na जो है वो X के साथ संयोग करता है, तो NaX बन जाता है, बचा R और यहाँ O, और ये R था बच्चों, ये R डैश, और NaX क्या हो गया? अलग हो गया। यानी सोडियम जो है हैलोजन परमाणु को लेकर के चला गया। सही है। अब जैसे मैं यहाँ R की जगह कोई दूसरा कंपाउंड ले लूं, जैसे मेरे पास है C2H5ONA। इसका नाम कोई पूछेगा तो सोडियम 2 कार्बन है एथॉक्साइड। सोडियम क्या है बच्चों? एथॉक्साइड। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे आपका Cl है, तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों? मेथिल क्लोराइड। अब ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो NaCl बना लेगा। बचा क्या? C2H5O और CH3 जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो बनने वाला है वो आपका NaCl बन गया। कितना सिंपल अभिक्रिया है बच्चों, कितना सिंपल। देखिए एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, साथ में ईथर बन रहा है। तो यदि नाम से आगे अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम भाई साहब ईथर बनाने की विधि में लिखें कि भाई साहब यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। सीधा आपको लिखना है कि एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसके जगह कोई और भी आप ले सकते हो, लेकिन यहां पर हमको सिंपल समझना है ना भाई। इधर उधर भटकने की जरूरत थोड़ी ना है कि एक लंबी अभिक्रिया में चलते रहो। आप एक सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो देखो एक मेथिल और एक एथिल है, तो आपका जो पहले आएगा एथिल मेथिल ईथर, अल्फाबेट में ही लिखते हैं ना, तो एथिल ई आता है बच्चों, तो इसलिए एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5 है, इसके जगह आपका मान लीजिए CH3 ही होता, CH3O यानी, और यहाँ पे भी आपका मान लीजिए Cl है बच्चों, तो Cl ही रहता, CH3 रहता, तो इस बार जो उत्पाद बनता CH3O CH3 बनता। सही है कि नहीं? और बाकी NaCl अलग हो जाता। तो ये अभिक्रिया सिंपल है, उम्मीद करता हूं बन जाएगा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ईथर बनाने की विधि में ये 2 बार आप पढ़ते हो आपके 12th क्लास के सिलेबस में। अभिक्रिया है बच्चों बूटज अभिक्रिया या बूटज रिएक्शन। ये बूटज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है बच्चों एल्केन बनता है। अभिक्रिया समझिए, एल्किल हैलाइड का पहचान क्या है? RX। ये आपका एल्किल हैलाइड है। इसको हम यदि सोडियम के साथ क्रिया करा दें बच्चों, जैसे हमारा ये सोडियम है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर हम RX ले लेते हैं, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। 2X यानी 2 Na ले लेंगे। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों अभिक्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब ये आपका X जो है Na के साथ और ये आपका अलग उत्पाद बन जाएगा, मतलब Na जो है दोनों X को NaX में बदल देगा, तो बचेगा R और R।
मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों तो वो आपका पैराफिन, पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, Na जो है NaX बनाता है। अब इसका जब आप एग्जाम्पल लोगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे तो समझ में आ नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों CH3I, इसका नाम है आपका मेथिल आयोडाइड। क्या बच्चों? मेथिल आयोडाइड। बाकी Na आपका 2 भाग हो गया। यहाँ पे भी आपका मेथिल आयोडाइड ही लेना है, दोनों जगह सेम लेना है। अब ये क्या करेगा, आयोडीन और सोडियम ये आपस में उत्पाद अलग बना लेंगे। बचेगा क्या बच्चों? CH3 और CH3, 2 कार्बन है मेथ एथ, तो ये बन गया एथेन। और आपका यहाँ पे 2Na, Na जो है I अलग हो गया। तो जब हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम ले लिया, या तो आप इसके जगह कॉपर ले लो या तो सिल्वर चूर्ण ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। किसके उपस्थिति में बच्चों? तो यहां पर आप लिख सकते हो शुष्क ईथर। क्या लिख लो? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो ये आपका शुष्क ईथर यहां पर भी है। तो जब हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम, इसके जगह आप कॉपर ले सकते हो, इसके जगह आप सिल्वर चूर्ण ले सकते हो, इसको हम शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं बच्चों, तो पैराफिन बनता है। यही आपका बूटाजब क्रिया है। अब जैसे यहां पर आपका बूटाजब क्रिया में देखिए एल्किल हैलाइड, यहां पर एल्किल हैलाइड, दोनों भाग आपका एल्किल हैलाइड है। जब बूटज फिटिंग पढ़ेंगे बच्चों, बूटज फिटिंग अपक्रिया, तो एक भाग आपका एल्किल हैलाइड और एक भाग आपका एरिल हैलाइड हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, ये बूटज अपक्रिया है। जब हम बूटज फिटिंग अपक्रिया पढ़ते हैं तो एक भाग आपका एल्किल हैलाइड और एक भाग आपका एरिल हैलाइड, तो बूटज फिटिंग कहला जाता है। और जब हम फिटिंग अपक्रिया पढ़ते हैं तो दोनों जगह आप एरिल हैलाइड लोगे। तो कहीं ना कहीं जब आप दोनों एल्किल हैलाइड देखो, RX दोनों एल्किल हैलाइड है, तो ये बूटज अपक्रिया। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लो तो बूटज फिटिंग अपक्रिया, दोनों में एरिल हैलाइड ले लो तो आपका फिटिंग अपक्रिया हो जाता है। तीनों के तीनों शुष्क ईथर के उपस्थिति में अपक्रिया होती है, मतलब शुष्क ईथर के उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, कॉपर, सोडियम या सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। तो ये आपका हो गया बच्चों बूटज अपक्रिया। यहीं पे यदि हम जिंक का प्रयोग कर दें तो ये कहला जाता है आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया। अभिक्रिया है बच्चों फ्रैंकलैंड अपक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यह एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया है जिससे आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन मतलब एल्केन बनता है। यह अपक्रिया बच्चों बूटज अपक्रिया के ही समान है। यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ हम क्रिया कराएंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया में। वहीं पे जब हम बूटज अपक्रिया पढ़ते हैं बच्चों तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम सोडियम, कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं। तो चलिए एल्किल हैलाइड का पहचान है बच्चों आपका RX। ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हमको कराना है जिंक चूर्ण के साथ। तो ये आपका जिंक चूर्ण हो गया। एल्किल हैलाइड का 2 भाग लेंगे, ध्यान रखना, ये आपका एल्किल हैलाइड है। किसके उपस्थिति में होता बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो X है वो जिंक के साथ जुड़ जाएगा, बचेगा हमारा R और R। तो यही R एल्किल और एल्किल मिलता है तो आपका पैराफिन मतलब एल्केन बनाता है। बाकी Zn बच्चों 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, ZnX2 का निर्माण करते हैं। अब जैसे मैं RX हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके जगह कोई हम यौगिक ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ C2H5 और यहाँ पर I, तो इसका नाम है आपका एथिल आयोडाइड। क्या बच्चों? एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं। यहाँ पे भी हम C2H5 और I एथिल आयोडाइड लेते हैं। किसके उपस्थिति में होता है अभिक्रिया बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो आयोडीन है वो जिंक के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ बच्चों? जिंक के साथ। तो जिंक आयोडाइड बनाएगा, जिंक ZnI2 बना लेगा। बचेगा यहाँ पे C2H5 और ये C2H5। तो ये आपका पैराफिन बन गया, इसका नाम हो गया। अब जैसे 2 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्यूटेन। तो ये आपका ब्यूटेन बना लिया और जिंक जो है ZnI2 में बदल गया। ठीक है। यदि बच्चों यहाँ पर हम जिंक के जगह सोडियम ले लेते, ध्यान रखिएगा, यदि जिंक के जगह सोडियम ले लेते तो यह अपक्रिया आपका बूटज अपक्रिया कहला जाता।
एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ गर्म कर देते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो फिर आपका पैराफिन ही प्राप्त होता है, लेकिन वो बूटज अपक्रिया कहला जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर। यहाँ पर आप लिख देना शुष्क ईथर। शुष्क ईथर रहना ही चाहिए, इसी के उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। शुष्क ईथर नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि ये पैराफिन है क्या। पैराफिन बच्चों आपका एल्केन है। तो ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया आपको बूटज अपक्रिया के ही समान तैयार करना है। बूटज अपक्रिया में आप जिंक की जगह सोडियम ले सकते हो, कॉपर या सिल्वर चूर्ण ले सकते हो। तो एक के साथ एक अपक्रिया आपका क्लियर हो जाता है। आपके लिए अपक्रिया है बच्चों हाफमैन अपक्रिया। हाफमैन अपक्रिया 12th केमिस्ट्री में आप 2 बार पढ़ते हो, एक तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया में और दूसरा जो अपक्रिया होता है वो एमीन बनाने की विधि में। हाफमैन अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। वैसे भी बच्चों जब हम एमीन बनाते हैं तो एमीन बिना अमोनिया के हम नहीं बना सकते। तो किसी भी यौगिक से जब हम एमीन बनाते हैं तो उसमें अमोनिया की क्रिया कराई जाती है। तो यहां भी हम एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराते हैं। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, यहां तक चतुष्क यौगिक अर्थात जो चतुष्क अमोनियम लवण वो भी बनता है। तो चलिए अपक्रिया के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड में जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए CH3 और बच्चों आयोडीन यानी जोड़ दो तो आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। देखिएगा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा आप लोगों को डीप में समझना जरूरी है। बच्चों एक H यहां से निकलेगा और I के साथ क्रिया करेगा, सही है। तो आपका हो जाएगा CH3 और यहां पे आपका I निकल गया और यहां से एक H निकल गया तो आपका बनाया वो H और I। क्या बनाया? H और I। तो यहां पर आकर के जुड़ गया NH2। क्या बन गया बच्चों? NH2। तो ये आपका बन चुका है प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। यानी नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो आपका प्राथमिक एमीन। ये जो प्राथमिक एमीन ये शांत नहीं रहता है, मतलब जो आपका प्राथमिक एमीन बना CH3 और NH2 ये आपका प्राथमिक एमीन शांत नहीं रहता। फिर से वो एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल आयोडाइड का मतलब है आपका CH3 और I के साथ। अब ये क्या होगा बच्चों? आप लोगों ने समझा है कि जो I है वो H के ही साथ क्रिया करके HI बनाएगा, सही है कि नहीं? HI बनाएगा। तो मतलब एक CH3A और एक CH3A तो कुल मिलाकर के CH3 2 हो गया, ठीक है। और एक H इसका निकल गया है बच्चों तो आपका NH बन गया। तो ये आपका प्राथमिक एमीन था, ये आपका द्वितीयक एमीन बन गया। मतलब प्राथमिक एमीन बना फिर द्वितीयक एमीन। ये द्वितीयक एमीन फिर से शांत नहीं बैठता है, फिर से अगले स्टेप में चलेगा। मतलब CH3 का होल ट्वाइस है और आपका NH है बच्चों। क्या है? NH। फिर से एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया होगी CH3I। अब देखिए आपको प्रोसेस पता है कि यहां से H और I दोनों अपने साथ में HI के रूप में बाहर। अब CH3 यहां 2 थे और यहां एक और, तो CH3 की संख्या 3 हो गया और यहां केवल N हो गया। ये आपका तृतीयक एमीन हो गया बच्चों। एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन बनते हैं। मतलब प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो मेथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन ये बन रहा है। अब इसका चतुष्क अमोनियम लवण कैसे बनता है कि भाई साहब अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है? 3। तो यहां पर एक एल्किल समूह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। यहां पर 2 एल्किल समूह 1 हाइड्रोजन, यहां पर तीनों एल्किल समूह से जुड़े हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, लेकिन इतने में ही नहीं रुकता।
ये अमोनियम का चतुष्क लवण चतुष्क यौगिक कैसे बनाता है, यहां पर देखिए CH3 की संख्या 3 है और यहां पर N है बच्चों। ये फिर से CH3I से क्रिया करेगा। तो अब इस बार क्या करेगा, यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की क्षमता है 3 बंध बनाने की, बट यदि नाइट्रोजन किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर CH3 करना बच्चों, यहां पे C2 कर दिया मैंने, तो ये आपका CH3 हो गया, एक और CH3 हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा। लेकिन N के पास बंध बनाने की क्षमता केवल और केवल है कितना, केवल और केवल 3। तो जब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव, और तब ये 4 बंध बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो आपको आयोडीन को मिला है बच्चों। तो इस प्रकार से ये टेट्रा एथिल 4 है ना, तो टेट्रा मेथिल हो जाएगा, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड। तो ये आपका हो गया एमीन बनाने की विधि में भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया ही बच्चों, और दूसरा जो अभिक्रिया होता है एमीन बनाने की रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं हाफमैन अभिक्रिया आप अच्छे तरीके से बारीकी से आपने समझ लिया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।